नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शेरवाल कुमार नीरज। डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका। आज हम बात करेंगे टब बाथ पर, क्योंकि टब बाथ करना बहुत तरीकों से फायदेमंद होता है प्राकृतिक चिकित्सा में, ऐसा हमने सुना है। तो आज हम डेमो भी देखेंगे और साथ ही साथ टब बाथ पर बात करेंगे। टब बाथ कितना जरूरी है, किन किन बीमारियों में फायदेमंद होता है? टब बात बहुत जरूरी है। इसको गर्म फुल टब स्नान कहा जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में। इमर्शन बाथ भी कहा जाता है और उष्ण स्नान भी कहा जाता है। इसके तीन नाम हैं और ये बहुत पहले से प्राकृतिक चिकित्सा में दिया जाता है। जितने भी आप बड़े बड़े प्राकृतिक चिकित्सालय देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। आजकल की जिंदगी में, भागदौड़ भरी जिंदगी में रिलैक्सेशन पर्पज के लिए भी दिया जाता है। बहुत साल पहले, लगभग मान के चलिए 30 40 साल पहले, ये होटल इंडस्ट्री ने भी ले लिया इसको वेलनेस की कैटेगरी में। तो स्पा सेंटर्स में भी आप देख सकते हैं, लेकिन वहां पे थेरेपेटिक रूप में नहीं दिया जाता, वहां पे रिलैक्सेशन पर्पज के लिए दिया जाता है। और चिकित्सा की दृष्टि से देखेंगे तो ये प्राकृतिक चिकित्सालय में आपको ये मिलेगा। टब बात करने किन किन बीमारियों में फायदेमंद होता है? ये बहुत सारी बीमारियों में फायदेमंद होता है, क्योंकि ये काम क्या कर रहा है, जो काम हमारी किडनी कर रही होती है। तो तीसरी किडनी हमारी त्वचा मानी जाती है। तो दो किडनी हमारे शरीर में होती हैं, लेकिन तीसरी किडनी हमारी त्वचा मानी जाती है, क्योंकि जो गंदगी है शरीर के हर रोम छिद्र से, छोटे 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 रोम छिद्र जो पूरे शरीर में बने हुए हैं, तो उनसे गंदगी बाहर निकलती है पसीने के माध्यम से। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे शरीर को गर्म पानी के टब में लिटा करके हम उस गंदगी को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। जो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत भी है कि गंदगी को बाहर निकालो, तो वही काम हम टब बाथ में कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं उसमें लाभ मिलता है। टब बात करने का क्या तरीका है? इसका तरीका है लगभग 10 मिनट 15 मिनट के लगभग लिया जाए, और ज्यादा ही गंभीर पेशेंट है तो फिर चिकित्सक की देखरेख में लिया जाए, और आधा आधा घंटा 1 1 घंटा भी लिया जा सकता है। लेकिन इसका शुरुआत कैसे की जाएगी? शुरुआत करने का तरीका है, 1 गिलास ताजा पानी पिए, और सर पे, जिस तरह से हमारे अशोक जी ने सर पे तौलिया डाला हुआ है, तो ये ताजे पानी का एक सर पे तौलिया रहेगा ठंडा, और 1 गिलास ताजा पानी पी करके इसमें लेट जाएंगे। और एक बाल्टी बगल में रखी रहेगी, जो हर 2 मिनट 3 मिनट के अंतराल पे सर पे ठंडा पानी निरंतर डलता रहेगा। ये इसका तरीका रहेगा, और बीच बीच में इसका जो पानी है ये ठंडा होने लगेगा। तो पानी जो हमने इसमें डाला था, वो डाला था जितना व्यक्ति को सहन हो सके। और बाद में देखेंगे 2 4 5 मिनट बाद, तो 10 मिनट बाद पानी ठंडा होने लगेगा, तो इसमें हम थोड़ा और गर्म पानी मिला लेंगे। तो उससे क्या है, जो तापमान है वो थोड़ा बना रहेगा। तो पानी का तापमान उतना ही रखें जितना जो हमारा स्वास्थ्य साधक है, मरीज है, वो सहन कर पाए। और हर 2 मिनट 3 मिनट के अंतराल पे सर पे ठंडा पानी डालते रहें। ये इसका तरीका रहता है। और जब ये 10 मिनट 15 मिनट का हो जाए तो फिर व्यक्ति को ताजे पानी से नहलाना होता है। अभी आपने बताया कि टब बाथ शुरू करने से पहले 1 गिलास नॉर्मल वाटर पीना होता है, नॉर्मल पानी पीना होता है। तो ये जब नॉर्मल वाटर जो पिया था, ये क्या बीच में भी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, क्योंकि कई बार देखते हैं हम, मरीज अलग अलग बीमारी लेकर हमारे पास आते हैं, जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं। तो जब व्यक्ति इसमें लेटता है तो हम शरीर पे प्रतिक्रिया देखते हैं, व्यक्ति को बेहोशी आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, क्योंकि हमने पूरे के पूरा गर्दन से जो नीचे का हिस्सा है वो गर्म पानी में डुबोए हुआ है लगभग 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, आधा आधा घंटा। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति को प्यास लगती है। तो प्यास लगती है, तो अगर हम 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 15 मिनट बाद रोगी अगर दोबारा पानी मांग रहा है, तो बिल्कुल व्यक्ति को देना चाहिए, ताजा पानी दोबारा पिलाना चाहिए। अभी जो पेशेंट हैं वो सर के ऊपर पानी डाल रहे हैं, टॉवल के ऊपर। तो वो पानी कौन सा है? ठंडा पानी है, नॉर्मल पानी है, या गर्म पानी है? सर पे ताजा पानी डालना है। ताजा मतलब ठंडा होना चाहिए। जो हम देखते हैं कि गर्म ना हो, खूब नॉर्मल ठंडा घरों पानी में नहीं पानी डालना आता है। है। नॉर्मल घरों में जो पानी आता है वो डालना है। अब निर्भर करता है कि व्यक्ति की अवस्था क्या है। ज्यादा ऐसा पेशेंट है, बीपी हाई का पेशेंट है, तो फिर हम थोड़ा सा और ठंडा पानी लेते हैं। या सर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं पेशेंट को, तो फिर ठंडा पानी ज्यादा रहेगा, जैसे मटके या घड़े का पानी कहेंगे जिसको, वो वाला पानी। और अगर गर्मी ज्यादा है, खूब गर्मी है, गर्मी का मौसम, जून का मौसम है, जुलाई का मौसम है,
तो फिर हर 1-2 मिनट में ही पानी डलता चला जाएगा, और वो ठंडा रहना चाहिए पानी। अगर हम ठंडा नहीं डालेंगे, सिर्फ नॉर्मल पानी डालेंगे या गर्म पानी डाल देंगे, तो व्यक्ति को बेहोशी आने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, घबराहट होने लगेगी, ये उसको लक्षण दिखाई देने लगेंगे। क्या टब बात करते वक्त पेट खाली होना चाहिए या टब बात करने से पहले कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए? हल्का भोजन ले सकते हैं, जैसे व्यक्ति ने कोई फल खाया, एक दो आम खा लिया, जैसे अल्पाहार इसको कहा जाता है, या तरबूज खा लिया, खरबूजा खा लिया, और उसके 10-15 मिनट बाद ये उष्ण स्नान लिया जा सकता है। टब बात करते वक्त क्या सावधानियां रखनी जरूरी हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें सावधानी ये रखनी है कि जब भी इस तरह का इलाज हम लें, तो पहली बात तो चिकित्सक की देखरेख में लें, और दूसरी बात है जो भी चिकित्सक गण है उनके सहायक चिकित्सक हैं हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय में देश भर में और दुनिया भर में, तो साथ में बाल्टी रखें, ताजे पानी की बाल्टी, ठंडे पानी की बाल्टी अपने पास रखें भर करके, 1-2 बाल्टी, और एक सर पे तौलिया हमेशा डला रहना चाहिए ठंडे पानी का, और पानी पीने की व्यवस्था हमारे साथ होनी चाहिए। तो तब मरीज को हम ये इलाज देंगे तो पानी पिला के देंगे, और सर पे पानी डलता रहेगा, ये हम एहतियात बरतेंगे। और जब व्यक्ति को हम ऑब्जर्व करते रहें कि व्यक्ति को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, जो हमारा मरीज हमारे यहाँ इलाज लेने आया है, तो बीच बीच में उनसे पूछते रहें कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई घबराहट तो नहीं हो रही, कोई बेचैनी तो नहीं हो रही। अगर ऐसा होता है और जाते ही दिक्कत हो जाती है, तो तुरंत के तुरंत व्यक्ति को इसमें से निकाल करके ठंडे ताजे पानी से मिलाना है, और पानी जो है रीढ़ की हड्डी पे और सर पे डलता रहेगा, निरंतर डलता रहेगा। कम से कम 2 बड़ी बाल्टी से व्यक्ति नहाएगा, और उसके बाद नहाने के बाद व्यक्ति को आराम करने के लिए बोल देंगे। तो इस तरह की सावधानियां हमें बरतनी है। अगर हम ये सावधानियां नहीं बरतेंगे तो लाभ की जगह हानियां हो जाएंगी। जैसा कि आपने बताया था कि ये हाई बीपी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसके अलावा किडनी के पेशेंट के लिए भी ये अच्छा था, और किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद होता है? क्या शुगर के पेशेंट को इनसे, इस टब बात से कोई फायदा होता है? बहुत होता है, शुगर के पेशेंट है उनको बहुत फायदा होता है, फैटी लीवर है किसी को 3rd स्टेज का, उसको बहुत फायदा होता है, किसी को अस्थमा है, किसी को मोटापा है, या किसी को थायराइड है, किसी को हाई बीपी है, लो बीपी है, या किसी को पैरों में दर्द रहता है, पिंडों में दर्द रहता है, घुटने का दर्द का मरीज है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां उन सब में ये फायदा करता है। अगर किसी को स्किन डिजीज हो तो क्या आप सेम टब का इस्तेमाल करते हैं या उनके लिए अलग अलग टब रखते हैं? जैसे अभी एक पेशेंट यहाँ पर है, तो दूसरे पेशेंट के लिए आप इस पानी को पूरा खाली करके पानी भरेंगे या इसी के अंदर और पानी डाल करके उनको बिठा देते हैं? ऐसा है कि जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, और शुरू से ही प्राकृतिक चिकित्सा में पेशेंट एक आया, उसको नया पानी भरा है इसमें, इसके लेने के बाद जब पेशेंट चले गया तो ये पानी इसको फेंक दिया जाएगा, इसको फिर अच्छे से सरफ के पानी से जूने से अच्छे से धोया जाएगा, फिर नया पानी भरा जाएगा। नीरज जी, इसके अलावा और क्या ध्यान रखने योग्य बात है? क्या टब बात से निकलने के बाद में खाना पीना तुरंत कर लेना चाहिए या कुछ टाइम बाद करना चाहिए? कम से कम 15 से 20 मिनट का हमें अंतराल रखना चाहिए, क्योंकि अपन इसमें से निकलते हैं, फिर नहाना भी है 2-3 बाल्टी से, तो फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, तो 15-20 मिनट निकल ही जाएंगे, तो उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। खाना खाने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्या इससे निकलने के बाद में हम कुछ भी खा पी सकते हैं, या ऐसा है कि आप गरम ठंडा इस टाइप का भोजन में कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए? सिंपल सादा भोजन कीजिए, सात्विक भोजन जिसको बोला जाता है, कम नमक मिर्च मसाले का तला भुना ना हो, सात्विक भोजन हो, चोकर की रोटी है, सूप है, सलाद है, फल है, हरी सब्जियां हैं, इस तरह का भोजन आपको फायदेमंद रहेगा और बीमारियों में सहायक रहेगा। लोग चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो क्या टब बात के बाद में चाय पी जा सकती है? पी जा सकती है, लेकिन अब हम ये सोचें कि हमें लाभ भी हो, तो टब स्नान से हम लाभ ले लें, उधर से हम चाय भी पी लें, तो फिर अच्छा नहीं है, क्योंकि वो नुकसान करेगी और ये फायदा कर रहा है, तो हम दोनों में विश्लेषण नहीं कर पाएंगे कि हमें इससे लाभ हुआ क्या। तो चाय छोड़नी चाहिए, कम पीनी चाहिए, और ये लेना चाहिए। तो जिस बीमारी के लिए लिया जा रहा है, तो बीमारी ठीक होगी, और हम चाय नहीं छोड़ेंगे, चाय भी पीते रहेंगे और ये भी करते रहेंगे, तो लाभ नहीं होगा, तो दोषारोपण जाएगा। तब में तो मैं बैठा था, मैंने इलाज दिया था, लेकिन लाभ नहीं मिला, तो फिर ये चीज हमें देखने को मिलती है। जब कोई क्रॉनिक डिजीज होती है, तब टब बात कितनी देर किया जाता है?
क्रॉनिक डिजीज ये निर्भर करती है व्यक्ति को क्या डिजीज है। किसी को बुखार है, किसी को फैटी लिवर का हमारे पास कोई पेशेंट आया, किसी को कैंसर है। और फिर आजकल का जो माहौल है, मरीज को कम से कम 4, 5, 8, 10 बीमारी एक साथ हैं, किसी को 15, 20 बीमारी एक साथ हैं, क्योंकि व्यक्ति ने दवाइयां इतनी खाई हैं तो मल्टीपल डिजीज हो गई हैं। तो उस वजह से हम देखते हैं कि फिर वो चिकित्सक अपना उसमें अनुभव लगाता है कि किसको कितनी देर देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, हमारे यहाँ दवा तो होती नहीं है प्राकृतिक चिकित्सा में, तो हमारे यहाँ उभार आ जाते हैं चिकित्सा में, चिकित्सा के दौरान आ जाते हैं। जब व्यक्ति यहीं पर ही 10 दिन भर्ती रहता है तो उभार आते हैं, फिर हम दोबारा व्यक्ति को जब उभार आया है उसी हिसाब से फिर हम दूसरे इलाज भी देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये कटी स्नान के टब रखे हैं, उधर गर्म पैर हाथ स्नान रखा हुआ है, इसके पीछे वहां पे भाप स्नान रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे इलाज हैं। ये 30 बेड का हॉस्पिटल है। तो ऐसी अलग अलग जो व्यवस्था है, तो वो होता है, निर्भर करता है व्यक्ति को उभार क्या आया है। क्योंकि दवा नहीं दे रहे हम तो क्या होगा, उभार आता है, बीमारी उभर जाती है। और एक जो विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सक होता है, वो बड़ा खुश होता है जब उभार आता है, क्योंकि उसे वो जानता है बीमारियां इसी तरह से ठीक होने वाली है। दवा से तो रोग दब जाएगा, उभार आना चिकित्सा के सिद्धांत के अनुकूल है। तो जब उभार आएगा तो तभी फिर अनुभव लगाया जाएगा कि हाँ, व्यक्ति को अब क्या देना चाहिए और कितनी देर देना चाहिए। उससे पहले नहीं बोला जा सकता किसको कितनी देर देना चाहिए। डॉक्टर शेरवाल, क्या फीवर होने पर भी टब बात किया जाता है? बिल्कुल किया जाना चाहिए। अगर फीवर किसी को है और खूब तेज बुखार किसी को चढ़ रहा है और ठंड भी लग रही है, व्यक्ति कपकपा भी रहा है, तो टब बात अगर हम देते हैं, शरीर में पूरी अकड़न जकड़न हो रही है, थका थका महसूस कर रहा है और तापमान खूब बढ़ा हुआ है, तो हम टब बात देते हैं तो बहुत आराम मिलता है और व्यक्ति को बुखार में ठीक हो जाता है। लेकिन फिर से वही बात जैसे हमने पहले बताई कि जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं इसमें, वो सब ध्यान रख करके की जाती है और चिकित्सक की देख रेख में करनी चाहिए। अगर व्यक्ति जाने अनजाने में कर बैठेगा तो फायदे की जगह नुकसान होगा। डॉक्टर शेरवाल, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी टब बात के बारे में। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।